हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। तो आपके जितने भी डाउट होंगे, आपकी जो भी रिवीजन है, वो सारी की सारी इस लेक्चर से आपकी हो जाएगी लाइट की। कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, और आपको पता है कि आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्क्रीन पे है आपके व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहले लाइट होती क्या है। लाइट देखो भैया, एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिससे हमें दिखाई देता है। लाइट के कारण ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हो तो दो चीज़ चाहिए, एक तो आपकी आंखें सही होनी चाहिए और दूसरा लाइट। ठीक है ना। अगर आंखें भी सही नहीं है और लाइट है तब भी आपको दिखाई नहीं देगा। लाइट causes द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक, तो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है लाइट। क्या है? एनर्जी ही है। अब लाइट को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि लाइट होती कैसी है। लाइट के पास एक्चुअली क्या होता है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब ये दो तरीके से बिहेव कर सकती है। ठीक है, एक है हमारा पार्टिकल नेचर, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। मैं ऐसा करूँगा कि मैं जितना भी यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ मैं उसको डिलीट कर दूँगा, तो आपको क्लीन पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो चलो, डुअल नेचर में एक है पार्टिकल नेचर और एक है आपका वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में जो लाइट होती है वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। और दूसरी बात, अगर हम वहीं पे वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर में लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती है। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? एक ऐसी वेव जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, वहाँ पे साउंड जब चैप्टर आता है तब वेव्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कैसी है? ट्रांसवर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कैसी है? ट्रांसवर्स है। मीन्स मैं आपको चलो अभी इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जस्ट याद रखना कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो फिनोमेना होता है जो हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हम किस एज अ लाइट को पार्टिकल कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है ना। वो हम कैसे पढ़ेंगे? लाइट को पार्टिकल नेचर से हम पढ़ेंगे, वेव नेचर के बारे में डिस्कशन नहीं होगी। ठीक है, तो लाइट क्लियर है आपको कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट कैसी होती है? लाइट बेटा डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का मतलब क्या है? ये पार्टिकल की तरह भी चल सकती है, ये वेव की तरह भी चल सकती है। क्लियर? आई होप ये सब क्लियर है। और देखो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ही कैसे चलती है? सीधी चलती है लाइट, जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल ना हो। ठीक है, अगर वो एक ही मीडियम में चल रही है तो लाइट हमेशा सीधी चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी लाइट। ये चीज़ गलत है। क्लियर? तो लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है। अब जो चीज़ चल रही है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, है ना। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। बट यहाँ पे अगर हम वैक्यूम में बात करें, हाँ, पहली चीज़ तो यही क्लियर कर लेना, लाइट वैक्यूम में चल सकती है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि लाइट वैक्यूम में नहीं चलेगी। लाइट वैक्यूम में बड़े आसानी से चल सकती है। और इवन जो सबसे तेज़ चलती है वो वैक्यूम में ही चलती है। ठीक है ना। वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, और उसमें आप लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी मीडियम में, और आपकी स्पीड 3 × 10⁸ से ज़्यादा आ गई, सपोज करो आपकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा आ गई, तो समझ लेना क्वेश्चन गलत है आपका, आंसर आपका गलत हो चुका है। लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो स्पीड ऑफ लाइट सामने लिखा हुआ है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे धीरे चलती है गैस में। अब आपके सिलेबस में एयर और वैक्यूम को एक जैसा ही माना जाता है अभी। ठीक है, वैसे एयर में थोड़ी सी कम होती है वैक्यूम से, मतलब 3 तो नहीं होती। ठीक,
तो सिलेबस में हम एयर और वैक्यूम को वन ही लेके चलते हैं, सेम लेके चलते हैं। उसके बाद गैस, कोई भी गैस हो सकती है, उसमें आप निकाल सकते हैं लिक्विड देन सॉलिड। क्लियर है? आसानी से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि लाइट के बारे में दोनों चीज़ें क्लियर हैं, लाइट का नेचर भी क्लियर हो गया, लाइट कैसे चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, ये चीज़ भी आपकी क्लियर है। तो ये आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई हैं लाइट की, कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। ठीक है जी, हमने बात कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बिल्कुल। लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसका मतलब क्या है? लाइट भैया वैक्यूम में चल सकती है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल आपका प्रेजेंट नहीं है। मीन्स आप अपने रूम में से सारा फर्नीचर निकाल दो सॉलिड, और अगर पानी वानी रख रखा है, ठीक है, कुछ भी लिक्विड है वो भी निकाल दो, फिर भी क्या बचेगा आपके रूम में? एयर बचेगी, है ना? एयर बचेगी। अब उस एयर में भी क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। आप एयर को भी सक आउट कर दो अपने रूम से, तो वो स्पेस क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपने वो भी निकाल दी, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट मीडियम हो तो भी चलेगी, मीडियम ना हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोल देते हैं। 3 × 10⁸ है ये, ठीक है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड एयर में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ठीक है, फिर भी ओके हम ले लेते हैं सेम। और ग्लास और वाटर में तो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, क्योंकि एक मीडियम क्या आ गया? लिक्विड आ गया, और एक क्या आ गया? सॉलिड आ गया। तो हमने पीछे पढ़ लिया है, लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, देन गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हैं। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, ठीक है, मिरर से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। और अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो देखो, अब लाइट अगर किसी इंटरफेस पे आ रही है, किसी दो मीडियम के इंटरफेस पे वो टकरा रही है, तो वहाँ पे क्या क्या फिनोमेना होते हैं? देखो, हो सकता है कि लाइट उससे टकरा के जिस डायरेक्शन से, जिस साइड से आ रही थी, उसी साइड में चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हो सकता है लाइट उससे क्रॉस कर जाए, जैसे कांच से आप आर पार देख सकते हो, तो आर पार आप क्यों देख पाए? क्योंकि कांच में से निकल के लाइट आई है, ठीक है। तो एयर, ग्लास, देन एयर, ऐसे गैस चल रही है, मीन्स लाइट चल रही है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। एक फिनोमेना और होता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए? लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए। लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आपने कोई चीज़ देखी होगी, कई बार आपने ये भी देखा है कि कांच भी क्या हो जाते हैं, गाड़ी खड़ी होती है धूप में, तो उसका शीशा भी क्या हो जाता है? गर्मियों में गर्म हो जाता है हल्का सा, है ना? वो गर्म किसके कारण हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट एनर्जी आ रही थी, सनलाइट जो आ रही थी, वो एब्जॉर्ब हुई है, और उसमें हीट है, ठीक है, वो हीट के कारण क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हुई है। तो इसीलिए अब एब्जॉर्प्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो लाइट के बारे में बेसिक्स क्लियर हैं कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्पीड, नेचर, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और किसी मीडियम पे अगर टकराती है, दो मीडियम के इंटरफेस पे अगर लाइट टकराती है, तो क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन भी हो सकता है या रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन में क्या है? देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट कोई आई, कोई इंसिडेंट लाइट आई यहाँ से, जब ये यहाँ पे टकराएगी, ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे भी लाइट टकराती है, वो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये चीज़ आपको पता है। अब ये इसी मीडियम में दोबारा क्या गई? चली गई। ये रेड कलर से क्या दिखाया हुआ है? ये लाइट यहाँ पे टकरा के, ये वाइट लाइट आ रही थी, वाइट कलर की कोई लाइट आ रही है, यहाँ पे टकरा के ये रेड कलर की क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एंगल आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन समझ आया कि एक जिस मीडियम से आ रही है, किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाए, ठीक है।
किसी भी सरफेस से टकरा के, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा होता है, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है। ये एक मीडियम हो सकता है, ये दूसरा मीडियम हो सकता है। आपने यहाँ पे कांच रख दिया है जो पॉलिश्ड है। अब ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई हैं ये क्या है, एक साइड से पॉलिश्ड है, क्लियर। तो आने वाली लाइट को इंसिडेंट बोलते हैं, जाने वाली लाइट को जो रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये दोनों आपके एंगल हो गए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में है। मीन्स अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, आपका पेपर पे ही बनेगा, पेपर से बाहर नहीं। पेपर से बाहर इन द सेंस क्या कर रहे हो आप, भैया आपकी जो पेंसिल है ना या पेन है वो पेपर से बाहर वाले प्लेन में है। आप ये जो डायग्राम बनाओगे ये सारा का सारा पेपर पे बन जाएगा, सेम प्लेन में रहेगा 2D में, है ना। लेकिन आप जिस पेन से बना रहे हो क्या वो पेन पेपर पे है, वो पेन पेपर के बाहर है, क्लियर हुआ। तो ये मतलब होता है सेम प्लेन का। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्लियर। और नोट करके याद रखना भैया, कैसा भी सरफेस आ जाए बस वो रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, कैसा भी हो, बिल्कुल मिरर हो, मिरर इन द सेंस स्मूथ हो, रफ हो, एक जैसी शेप का हो या कोई इरेगुलर शेप का हो, ऐसा भी अगर कोई आ जाता है सरफेस और वहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहने का मतलब वहाँ पे भी एंगल आई और एंगल आर सेम होते हैं। तो हर एक तरह के सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। अब नॉर्मल इंसिडेंस देखो क्या होता है कि अगर ये कोई आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अभी आप जो इंसिडेंट रे आ रही थी आपकी वो ओब्लिकली आ रही थी, मींस किसी ना किसी एंगल पे आ रही थी। अगर हम इसके परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पहले मैं ये बता दूं आपको पिछली स्लाइड में कि आपने जो भी एंगल मेजर करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से किया जाता है। आपने एंगल नॉर्मल से मेजर करना है। अगर क्वेश्चन में वो सरफेस से दे देता है, मान लो ये बोल देता है कि ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, तो ये बेटा आपका एंगल आई नहीं है, ठीक है। एंगल आई सरफेस से मेजर नहीं कर रहे हैं हम, एंगल आई कहाँ से मेजर कर रहा जा रहा है, नॉर्मल से। तो एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करने हैं, नॉर्मल से मेजर करने हैं। तो अब यहाँ पे देखो नॉर्मल इंसिडेंस क्या था, अगर ये आपका सरफेस है, आपकी इंसिडेंट लाइट कैसे आ जाए, सरफेस के नॉर्मल आ जाए, सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब आप नॉर्मल बनाओगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब आप नॉर्मल आपने बनाया तो इसके साथ तो एंगल क्या बना, ज़ीरो, कुछ एंगल बना ही नहीं, एंगल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंगल आर ज़ीरो का मतलब तो ये लाइट ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं, नॉर्मल जनरली आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल का 90 डिग्री अगर आपको यूज़ करना है तो वो सरफेस से करोगे, लेकिन हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो नॉर्मल से अगर इंसिडेंस एंगल ज़ीरो है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, रे जैसे आ रही है उसी पाथ पे चली जाएगी, मीन्स रे ऑफ लाइट रीट्रेसिस इट्स पाथ, ठीक है। एक रे अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है, जिस रास्ते से आई है डिट्टो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, क्लियर हुआ। तो ये था आपका नॉर्मल इंसिडेंस। ध्यान रखना, नॉर्मल इंसिडेंस सरफेस से एंगल 90 बनेगा, सरफेस से एंगल 90 बनेगा, नॉर्मल से एंगल कितना बनेगा, ज़ीरो।
बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज की। ठीक है, अब जो भी प्लेन मिरर हो, सरफेस मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, जो भी आपने बनाए हैं उसमें आपने इमेज तो ज़रूर बनाई है। इमेज क्या होती है? जब रिफ्लेक्टेड रे, कोई रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, कोई भी हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जब इन दोनों रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का, दो रिफ्लेक्टेड रे हों या दो रिफ्रैक्टेड रे हों, इनका इंटरसेक्शन होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है। तो इमेज इज़ बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, डिटेल लेक्चर जो आए हुए हैं उसमें हमने सब कवर किया हुआ है ये सब। तो यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज क्या होती है? जहाँ पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करती हैं या अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या तो वो एक्चुअली मिल जाएं, ठीक है, कन्वर्ज एक्चुअली मिलेंगी तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। अगर वो अपीयर कर रही हैं, मिलती हुई सिर्फ दिख रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही, आप उनको एक्सटेंड करा के मिला रहे हो, तो वहाँ पे कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। ये सब आपके लिए लिखा हुआ है। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, 2 नंबर में आता है कई बार, तो ये लिख के आना है कि रियल इमेज क्या होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करें, और वर्चुअल इमेज क्या होती है जब वो मीट करती हुई अपीयर हो, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हो। ठीक है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे उतार सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। वर्चुअल इमेज क्या है? आपकी शेडो जो है वो वर्चुअल है। ठीक है, आप जो मिरर में इमेज देख रहे हो, ठीक है, आपने सुबह उठे, आपने मुंह धोया, तो उसमें जो आपकी इमेज दिख रही है वो क्या है? वर्चुअल है। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इन द सेंस उल्टी बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है? इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। क्लियर? तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो हम देख लेते हैं। सामने बनी हुई है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल। अब प्लेन मिरर क्या होता है? जो आप सुबह आपके बाथरूम में जो मिरर लगा होगा, ठीक है, वो जो है वो क्या है? एक प्लेन मिरर है। वर्चुअल होगी, और वर्चुअल हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा ही क्या होगी बेटा? इरेक्ट होगी। साइज़ जो होगा इमेज का वो सेम होगा। जितना आपका साइज़ है और इमेज का साइज़ दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, और जितना दूर आप खड़े होगे मिरर से, उतनी ही दूर क्या बनेगी? आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अब ये कैसे देख सकते हो? कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। बेटा जितना डिस्टेंस आपका ये है, ठीक है, मिरर में अगर आप ये रेड कलर से देख पा रहे हो इमेज में, तो जितनी दूर आप खड़े हो आपकी इमेज का डिस्टेंस भी देखो उतना ही है। ठीक है ना, आपकी इमेज का डिस्टेंस भी मिरर के अंदर आपको वो स्पेस दिखाई दे रहा है, तो ये होता है सेम डिस्टेंस। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? आपको लेफ्ट का राइट में दिखेगा और राइट का लेफ्ट में दिखेगा, बस। ठीक है, अगर आपने राइट हैंड में वॉच पहनी हुई है तो इमेज में वो किस साइड दिखेगी? वो लेफ्ट साइड में दिखेगी। ठीक है, और जो चीज़ राइट में है वो किधर दिखेगी? वो लेफ्ट में दिखेगी। वो किधर दिखेगी? लेफ्ट में दिखेगी। तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हो भैया? टॉर्च लाइट में इसका यूज़ कर सकते हो, शेविंग मिरर हो गया आपका, बाथरूम मिरर कह देते हो। ठीक है, सोलर कुकर्स में भी यूज़ किया जाता है, कॉनकेव भी यूज़ करते हैं, आई नो, प्लेन भी यूज़ कर लिया जाता है। और प्लेन मिरर को पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है और कैलियाइडोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप देखो एक ऐसा, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? सबमरीन में पेरिस्कोप है। आपसे ये भी पूछ लें कि पेरिस्कोप कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पेरिस्कोप बेटा सबमरीन में, ये जो होता है ना बाहर देखने के लिए, ऐसे होगा, ये ऐसा होता है पेरिस्कोप। तो कहीं आपकी दीवार के आर पार हो, बंकर वगैरह में, जैसे आर्मी वगैरह में यूज़ करते हैं, बंकर में देखने के लिए भी, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। एक मिरर यहाँ पे लगा होता है, एक मिरर यहाँ पे लगा होता है। क्लियर? तो ऐसे क्या आती हैं? यहाँ से लाइट आती हैं 45 डिग्री पे, क्या लगे होते हैं? मिरर लगे होते हैं। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। आपने बनाया भी होगा, बच्चों को बनवाया भी जाता है ये स्कूल में। और ऐसे ही कैलियाइडोस्कोप, कैलियाइडोस्कोप में ट्रायंगुलर बनाया जाता है। देखो, कैलियाइडोस्कोप में 3 शीट लेके, ठीक है, मिरर की स्ट्रिप्स लेके उनको ट्रायंगुलर शेप में अरेंज कर दिया जाता है, और उसको एक ट्यूब में डाल दो आप, और जहाँ से आप देखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ कलरफुल स्टोन्स रख दो, तो आपको यहाँ पे कलरफुल पैटर्न्स दिखाई देते हैं।
ठीक है, कलरफुल पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं कैलियाइडोस्कोप। क्लियर? तो प्लेन मिरर हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? दो तरीके के आपने स्फेरिकल मिरर पढ़े हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। एक पढ़ा है आपने कॉनकेव और एक पढ़ा है कॉन्वेक्स। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं भैया? ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, आपने स्फेयर में से ये वाला हिस्सा काट लिया। क्लियर? अगर ये वाली साइड ओपेक है, ठीक है, इस साइड मतलब क्या हुई हुई है? पॉलिश हुई हुई है। क्लियर है ना? तो ये जो दो मिरर होते हैं आपने पढ़े कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये क्या होंगे? ये एक स्फेयर का पार्ट होंगे। एक किसका पार्ट होंगे? एक स्फेयर का पार्ट होंगे। एक साइड से क्या होगा? पॉलिश होगा। जैसे आपने स्पून वाला एग्जांपल लिया हुआ है, आप सबने स्पून से ये पढ़ा होगा। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कॉनकेव की तरह काम करता है और ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। क्लियर? तो स्फेरिकल मिरर की अब क्या क्या होती हैं? अगर ये आपने क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है, ये सिल्वर कोटिंग यहाँ पे कर रखी है, मीन्स ये साइड क्या होगी? इसमें ये साइड पॉलिश होगी और इसमें ये साइड क्या होगी? पॉलिश होगी। अब जो साइड पॉलिश है वहाँ से तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, मीन्स इसकी ये वाली जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसमें ये वाली जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। अंदर वाली जो साइड है, अंदर की तरफ जो मिरर मुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर आपको पता भी है कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्फेयर का सेंटर होता है वही हमारे मिरर का सेंटर होता है। जो स्फेयर का सेंटर होता है वही हमारे मिरर का सेंटर होगा। क्लियर है ये बात? तो और ये जो मिरर की लेंथ, मतलब आपने अगर इतना हिस्सा कट किया है तो ये जो लेंथ है स्ट्रेट, ये क्या होती है? अपर्चर। इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्लियर? और जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को कट कर रही है वो मिड पॉइंट क्या होता है? पोल। उस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। तो अगर हम फोकस की बात करें, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो बेटा रियल होता है। रियल इन द सेंस, फोकस कौन सा पॉइंट होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, अब ये मिरर है, मिरर से जो रे टकरा के आ रही है ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ये क्या होगी? आपकी इंसिडेंट रे। और ये जो है ये क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं, सारी की सारी रेज आके कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा, लिख भी लिया इसको। तो ये रेज को इकट्ठी करता है, जहाँ पे ये रेज को इकट्ठी करता है वो पॉइंट क्या होता है? आपका फोकस होता है। अगर मैं लेंस से आपको समझाऊं तो आप सबने लेंस से पेपर तो जलाया होगा, है ना? आप सनलाइट में लेंस को एक पेपर पे क्या करते हो? पेपर के आगे रखते हो तो वहाँ पे एक पॉइंट बनता है, बिल्कुल एक छोटा सा बारीक सा पॉइंट बनता है। वो जो पॉइंट है ना बेटा, वो फोकस ही है। जहाँ से वो पेपर जलता है ना, जिस पॉइंट को आप सेट करते हो, वो पॉइंट क्या है? वो फोकस ही है। वहाँ पे सारी की सारी रेज क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती, नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। तो ये क्या है? जहाँ पे कॉनकेव मिरर की सारी रेज क्या हो जाए? रिफ्लेक्टेड रेज इकट्ठी हो जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो हमारा वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग होता है। अब ये जो आपकी इंसिडेंट रे आई, ये मिरर से टकरा के ये तो यहाँ चली गई, इसने तो रेज को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया है। ठीक है, तो ये रेज अब यहाँ पे आगे कहाँ मिलेंगी? ये आगे तो हमें पता नहीं कहाँ मिलेंगी। तो हम इनको बैकवर्ड साइड, पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड कराएं तो जहाँ पे ये पीछे एक्सटेंड करके पीछे जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फोकस आपसे पूछा जाता है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट
रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएंगी, वो तो मिलेंगी नहीं। तो अगर हम उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो जहाँ पे वो मिलती हुई दिखाई देती हैं बिहाइंड द मिरर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और वो कैसा है? वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे रेज अपने आप नहीं मिली, है ना। जैसे इमेज में मैंने आपको बताया था, रेज अगर अपने आप मिलती है तो वो रियल होता है, रेज को अगर आप मिला रहे हो तो वो क्या है? वर्चुअल है। क्लियर? तो अब रूल्स क्या हैं हमारे इमेज बनाने के? हमारे रूल्स क्या क्या होते हैं? देखो, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये साइड आपका लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे आपके कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों के रूल सेम ही है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल अगर लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस से। पहला रूल तो ये है, कोई भी लाइट मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। सेम काम कॉन्वेक्स मिरर में है। कॉन्वेक्स मिरर में ये पैरेलल आ रही है, अब ये डाइवर्ज करेगा, अब ये डाइवर्ज करके इधर चली गई, तो तब तुमने क्या किया? इसको बैकवर्ड मिलाया, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कराया, ठीक है। तो ये उस पॉइंट पे कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। क्लियर? अब इन्हीं 4 रूल का यूज़ करके आप क्या करते हो? इमेज बनाते हो। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल इसका उल्टा है। पहला रूल क्या कह रहा था? अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी। ये क्या कह रहा है? अगर बेटा फोकस से आ रही है, कोई इंसिडेंट रे ही आपकी कहाँ से आ रही है? फोकस से पास कर रही है, तो वो मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से पास कर रही है तो वो मिरर के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करने, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम काम यहाँ पे। अब ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये अगर आप देखोगे तो इधर ऑलमोस्ट कहाँ से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। फोकस से पास कर रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली गई? पैरेलल चली गई। इस लाइन के क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। क्लियर? तो दूसरा रूल बिल्कुल उल्टा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपकी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर आपकी लाइट कहाँ से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मीन्स जिस रास्ते से आई थी, ऐसे अगर आई है तो यहाँ से टकरा के बिल्कुल ऐसे ही चली जाएगी। इसका रीज़न अगर मुझे आप दे सकते हो तो कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऐसा क्यों होता है, ठीक। कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम काम कॉन्वेक्स मिरर में होगा। और लास्ट क्या है? अगर आपने पोल पे इंसिडेंट कराई है, कहाँ पे इंसिडेंट कराई है? पोल पे। तो जितने एंगल पे आपने इंसिडेंस कराई है, एंगल कहाँ से मेजर करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। हमने एंगल कहाँ से मेजर करना है? पोल से, सॉरी नॉर्मल से मेजर करते हैं हम। अब यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल की तरह काम करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या करती है? नॉर्मल की तरह काम करती है। यहाँ पे आपका नॉर्मल ही प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, ठीक। तो यहाँ से जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम काम आपका कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। क्लियर? सेम काम क्या हो रहा है आपका? कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। जब आप पोल पे इंसिडेंट कराते हो तो अगर आपने 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराई है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी जिस साइड से आई है। तो देखो अब इमेज देखते हैं। पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। अगर 2 रेज क्या आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। जब हमारा पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। आप दोनों रे एक साइड से भी लेके आ सकते हो। आपने कुछ लोगों ने ऐसे भी बनाया होगा, ठीक है। एक रे ऊपर से लेके आए, है ना, और एक रे नीचे से लेके आए और यहाँ से आपने इसको मिला दिया। ये पॉइंट क्या होगा आपका? फोकस। ये पॉइंट क्या होगा आपका? फोकस होगा। तो रेज जब इन्फिनिटी से आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करती हैं? इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है बेटा? फोकस से पास करती है। तो यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। अपने आप रेज मिल रही हैं तो रियल, और रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। रियल जो होती है वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा ही छोटा, ऑब्जेक्ट से बड़ी ही छोटी होगी। ऑब्जेक्ट से साइज क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट केस है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में।
इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में, या इसको बियॉन्ड सी भी कह सकते हो। बियॉन्ड सी देखो एक लाइट आई, अब ये क्या है, रूल क्या कहता है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और दूसरा आपने कोई भी रूल लगा सकते हो। अब दूसरा आप चाहो तो इसको फोकस से पास करा सकते थे, इसको पोल से पास करा सकते थे, कैसे भी पास करा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से पास कराया तो सेंटर से रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे जाएगी, रीट्रेस करेगी पाथ। अब ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा, आपकी इमेज बनेगी। उसी पॉइंट पे क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इमेज आपको कैसे बनानी है, ऐसे बनानी थी यहाँ पे या ऐसे बनानी थी, उल्टी बनानी थी। तो बेटा सिंपल सा रूल है, जहाँ से आपकी रेज निकल रही है, ठीक है, अगर ये इसको आप क्या बोलते हो, हेड बोलते हो, तो हेड से रेज निकल रही थी तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे क्या बनेगा, हेड ही बनेगा। वहाँ पे क्या बनेगा, हेड ही बनेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखना। कभी इसको हेड ऊपर की तरफ ऐसे बना दो, हेड तो यहाँ पे बना दिया हमने इंटरसेक्शन पे, और टेल इसकी नीचे बना दी, ऐसा नहीं है। टेल इसकी कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो टेल कहाँ पे बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाओगे। क्लियर। तो इस केस में क्या रहेगा, अगर आपका बियॉन्ड सी है तो देखो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। इमेज कहाँ बनी, सेंटर और फोकस के बीच में। देखने से पता चल रहा है कैसी है, छोटी है, और रेज अपने आप मिल रही हैं तो क्या होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर पे। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से पास करी, फोकस से पास करी, ठीक है। एक रे यहाँ से, अब ये आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी इंसिडेंट हो गई, फोकस से जा रही है, फोकस से अगर जा रही है, ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे आई और एक यहाँ से आई, दोनों कहाँ पे मिली, अगेन सेंटर पे ही मिल गई। अगेन क्या हो गया, सेंटर पे ही ये मिल जाएंगे। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे ही बनती है, रियल बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। क्लियर है, सेम साइज़ की बनेगी। अगर आप सही से कंपस से सही से बनाते हो और लेंथ वगैरह सही से स्केल से यूज़ करते हो तो आपके डायग्राम से ही पता चल जाएगा आपको इमेज का साइज़। अच्छा ध्यान रखना है, एक शायद ये लिखा नहीं है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट मिरर, नेक्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एफ एंड सी पे। फोकस और सेंटर के बीच में आपने अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, देख रहे हो, सेंटर से पीछे की तरफ बन रही है, बड़ी बन रही है, और अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप रेज मिल रही हैं तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, केसेस सारे के सारे समझ आ रहे हैं। यहाँ से आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगी, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आपका रिवीजन हो जाएगी सारी की सारी। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, देखो एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से निकल गई, दूसरी रे आपने कहाँ से पास करा दी, सेंटर से पास कराई, तो सेंटर से पास कराओगे ये रीट्रेस करेगी अपना पाथ तो सीधी निकल गई। तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, अब ये दोनों रेज हमें नहीं पता कहाँ पे मिल रही हैं, तो बहुत दूर जाके मिलेंगी, पता नहीं मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, तो हम कह देते हैं बहुत दूर मिल रही हैं। तो बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पे, बहुत दूर का मतलब क्या है, इन्फिनिटी पे अपने आप मिलेंगी तो रियल होगी, रियल होंगी तो वो इन्वर्टेड होंगी। और बहुत ज़्यादा क्या बनती है, बड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा क्या बनती है, बड़ी बनती है। केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो, ये केस आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा तो लॉज तो रूल्स तो आपको वही 4 लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस साइड से देख रहे हो, सामने भी पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, बैकवर्ड साइड अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये मिरर के पीछे जाके क्या बनती है, एक इमेज बनती है, मिरर के पीछे जाके इमेज बनती है। अब ये आपने एक्सटेंड करके बनाई है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो आपकी ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रेस, एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पे है, लेकिन आपने इनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, अपने आप धक्के से मिला रहे हो, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और बन भी कहाँ रही है, मिरर के पीछे। और ऑब्वियसली देखो साइज़ में क्या है, बड़ी है, साइज़ में क्या है, बड़ी है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको 4 रूल लगाने हैं, बस बात ख़त्म। नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर। भैया कॉनकेव मिरर के यूज़ क्या हैं, शेविंग मिरर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर टॉर्च
हेडलाइट्स जो होती हैं गाड़ियों की, उसमें क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। और सोलर एनर्जी में या सोलर कुकर में आप कह लो, सोलर फर्नेस में आप कह लो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक ही जगह पे रेज को इकट्ठी कर देता है। तो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपके कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। कॉन्वेक्स मिरर भैया कैसा होता है, याद रखना, डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी से रे लेके आओगे तो ये तो डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करके आप पीछे इसको धक्के से मिलाओगे, ठीक है, तो फोकस में मिलेंगी और बहुत ही छोटे साइज़ की क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, बहुत छोटे साइज़ की इमेज बनती है, पीछे बनती है, और आप अपने आप मिला रहे हो, तो इसीलिए जो इमेज होंगी वो कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी। इमेज कैसी होंगी बेटा, वर्चुअल होंगी। नेक्स्ट, हाईली डिमिनिश होती हैं, बहुत ही क्या बनेगी, छोटे साइज़ की बनेगी। सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर आपको कहाँ पे यूज़ करना है, जब आपको इमेज क्या चाहिए, सीधी चाहिए। इमेज क्या चाहिए, इरेक्ट चाहिए। और अगर आप एक वाइडर व्यू देखना चाहते हो, क्योंकि ये रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब देखो, ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है, ये इतना एरिया इसने कवर कर लिया। जहाँ जहाँ तक रेस जाएगी वो एरिया आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ तक रेस जाएगी वो एरिया आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको कोई वाइडर व्यू चाहिए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करोगे। और कहाँ पे, जहाँ पे आपको हमेशा ही कैसी इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए। अब अगर सीधी इमेज की बात करोगे तो सीधी इमेज तो आपका कॉनकेव मिरर भी बना रहा है, बट जो कॉनकेव मिरर बना रहा है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बना रहा है। आप उस रेंज में, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तभी आपको क्या मिलेगी, एक सीधी इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, आपको इमेज हमेशा क्या मिलेगी, सीधी मिलेगी। और हमेशा इसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस। आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने किसी भी लोकेशन पे रख दो, आपकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी, हमेशा सीधी रहेगी, वर्चुअल होगी और छोटे साइज़ की आपको दिखेगी। छोटे साइज़ की दिखेगी, एरिया वाइडर दिख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, रियर व्यू मिरर में। देखो कितना बड़ा ट्रक भी आपको आपकी गाड़ी के छोटे से मिरर में दिख जाता है, और इवन ट्रक नहीं, आपको इतनी रोड भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वाइडर व्यू भी आपको मिलता है, इमेज भी आपको क्या मिलती है, सीधी मिलती है। और एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इसको यूज़ किया जाता है, एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो हमारे मिरर्स कंप्लीट हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो, अगर ये आपका मिरर है तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हुए हैं, सेम वही आपको क्या लगाने हैं, साइन कन्वेंशन लगाने हैं। अगर ये एम और एम डैश मेरा मिरर है और रे इस तरफ से आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो भैया जो पोल है ये क्या बनेगा आपका, पोल। पोल को मान लो आप क्या है, आपका ओरिजिन है 0,0। उसके राइट साइड में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव। मीन्स अगर आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है तो इमेज का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपकी इधर बनी, मान लो ऐसे बनी इमेज, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से सारी चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। भैया सेम तो हो गया ना ये वाई और एक्स एक्सिस वाला। एक्स इधर क्या होता है, सारा पॉजिटिव होता है, वाई ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर एक्स नेगेटिव और नीचे वाई नेगेटिव। तो ये जो लाइन थी एक्स एक्सिस थी, वो क्या बन गई आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सारी पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये जो बना है ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो बड़ा सिंपल सा क्या है आपका साइन कन्वेंशन है। जस्ट आपको क्या याद रखना है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपने मैथ्स में पढ़ा है। बस मिरर से राइट साइड में जो भी है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी है नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है, नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो फिर मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये रिलेशन देता है आपको आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, ठीक है। मीन्स अगर आप ऐसे हैं, आपने ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से। इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
आपकी इमेज यहाँ पे बनी, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस। फोकस अगर यहाँ पे है तो ये क्या है आपकी फोकल लेंथ, ये क्या है आपकी फोकल लेंथ। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या करता है, इन्हीं तीनों के बीच में हमें रिलेशन देता है। यह कहता है इमेज का डिस्टेंस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस अब प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये हमारा रिलेशन है। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी लेनी है आपको, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी लेनी है, पॉजिटिव। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि वो साइन कन्वेंशन को यूज़ नहीं करते। जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करो, मैग्नीफिकेशन का यूज़ करो, लेंस फॉर्मूला यूज़ करो, हमेशा आपको वैल्यूज़ किस में डालनी है, साइन कन्वेंशन के साथ डालनी है। अगर मान लो आपका फोकल लेंथ क्या है, कोई एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या रखोगे आप, -10। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। तो यू की वैल्यू तो क्या थी, रखा तो 15 सेंटीमीटर दूर है, बट लेफ्ट साइड में होने के कारण आप क्या यूज़ करोगे, -15। तो इस फॉर्मूले में जो आपकी वैल्यूज़ डलेंगी वो -15 और -10 डलेंगी बेटा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपने यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करना है, साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करना है। साइन कन्वेंशन के बिना आप डालोगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्लियर, आप ही को दिक्कत आएगी इसमें। नेक्स्ट देखो मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन रिलेटेड है बेटा आपका साइज से, ठीक है। ये आपको साइज के बारे में बताएगा और नेचर के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा लेंसेज में, है ना। लेंस की अगर बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया होगा। आपको लेटर्स जो होते हैं, अगर आप कुछ पढ़ते हो उससे, तो लेटर्स आपको बड़े दिखाई देते हैं, कई बार चीज़ें छोटी भी दिखाई दे सकती हैं। आपने जो यूज़ किया होगा, जनरली देखा होगा तो वो बड़े वाला देखा होगा। तो ये इस क्या होता है मैग्नीफिकेशन, आपकी इमेज की हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है उसकी रेशो ले लो, तो वो आपको क्या दे देगा, मैग्नीफिकेशन देगा, ठीक है। मीन्स किसी मिरर की किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने की पावर, या छोटा करके दिखाने की पावर, या फिर सेम रखने की पावर को क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मीन्स आपका मिरर है, मैग्नीफिकेशन अगर 2 है, मैग्नीफिकेशन किसी मिरर की क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो मिरर आपकी जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल की होगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, 20 होगी। इमेज की हाइट कैसी होगी, 20 होगी। तो ये बताता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब समझ गए क्या होता है, कि अगर मैग्नीफिकेशन 2 है, इसका मतलब आपकी हाइट ऑफ इमेज विल बी ट्वाइस ऑफ एज दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये होता है मैग्नीफिकेशन। रिलेशन आपके लिखे हुए हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस की टर्म में अगर हम बात करें तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो क्लब करके आप यहाँ से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगेन सारी की सारी जो वैल्यूज़ रखोगे, सारी की सारी जो वैल्यू रखोगे वो आप साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे। जैसे लास्ट स्लाइड पे मिरर फॉर्मूला में हमने u की वैल्यू क्या ली थी, 15 ली थी, तो वो -15 था। यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हो तो -v अपॉन -15 पुट करोगे बेटा, और v की भी जो वैल्यू आएगी, अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में पुट करोगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में पुट करोगे। ये फॉर्मूले के लिए है साइन। और जो भी वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस जो भी आएगा वो वैसे ही पुट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तभी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा, और तभी आप एनालिसिस भी सही कर पाओगे। क्लियर। और मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, नेचर एंड साइज। अब क्वेश्चन में आता है कि पोजीशन निकाल दो, है ना, इमेज कहाँ पे बनेगी या ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, पोजीशन निकालो। तो पोजीशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे बेटा, मिरर फॉर्मूला। पोजीशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मिरर फॉर्मूला। अगर आपसे नेचर और साइज़ पूछ लें, ठीक है, नेचर बताओ एंड साइज़ बताओ, ये 3 चीज़ें लिख के आती है ना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये 3 चीज़ें होगी।
पोजीशन आपको कौन बताएगा? मिरर फॉर्मूला बताएगा। नेचर एंड साइज कौन बताएगा? मैग्नीफिकेशन। नेचर और साइज के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? मैग्नीफिकेशन। अब कैसे बताएगा भैया? अब मैग्नीफिकेशन, नेचर और साइज का मतलब क्या है? नेचर का मतलब क्या है कि वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है? इन्वर्टेड भी हो सकती है। साइज़ का मतलब सेम साइज़ की हो सकती है, छोटी बन सकती है या बड़ी इमेज बन सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? वैल्यू से। देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें m इज़ इक्वल टू -2, m इज़ इक्वल टू -2, जो साइन है ये क्या है? साइन। साइन आपको क्या बताएगा? ये देखो, अगर m नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, साइन से आपको क्या पता चलेगा? साइन से पता चलेगा नेचर। साइन से क्या पता चलेगा? नेचर। और ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, ये है आपकी वैल्यू। वैल्यू आपको क्या देगी? साइज। वैल्यू से आपको क्या मिलेगा? साइज। क्लियर है? अगर ये वैल्यू देखो 1 से बड़ी है, वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू मत बोलना -2 है, वैल्यू नहीं है -2, वैल्यू क्या है? 2 है। वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज क्या बनेगी? बड़े साइज की होगी। अभी हमने बात की थी ना कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की हाइट का है तो इमेज कैसी बनेगी? 20 सेंटीमीटर की बनेगी, क्योंकि वैल्यू क्या है? बड़ी है। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर वैल्यू 1 के इक्वल है तो इमेज सेम साइज की बनेगी। अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी हाइट 10 सेंटीमीटर बनेगी। अगर आपकी m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी। इमेज जो होगी वो छोटी बनेगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं। तो इस स्लाइड पे ये सब मैं लिखे रहने देता हूँ। m का साइन आपको नेचर बताएगा। ठीक है, वैल्यू मत बोल देना यहाँ पे। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है? अगर ये कोई भी मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर की ये मैग्नीफिकेशन निकाली, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन आप क्या बोलोगे? ठीक है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या बोलोगे? 2। उस केस में, पर्टिकुलर केस में वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, साइन क्या बताएगा? नेचर। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। नेचर कौन बताएगा आपको? मिरर फॉर्मूला बताएगा। और नेचर, सॉरी, मैग्नीफिकेशन बताएगा। मिरर फॉर्मूला क्या बताएगा? पोजीशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और जब भी रिफ्रैक्शन होता है ना बेटा, हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, वेवलेंथ चेंज हो जाए। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक, इन सब में एक चेंज आ सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के कारण ही बेसिकली क्या हो जाता है? चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का। ये आपकी इंसिडेंट लाइट होगी, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है। और ये अब आगे क्या कर गई? निकल गई। रे क्या कर गई है? इस मीडियम में वापस नहीं गई, यहाँ पे जाती तो हम इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब इसने, रे ने क्या कर लिया? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो चली गई है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। हो सकता है ये मीडियम एयर हो, ये मीडियम ग्लास हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव मीडियम होते हैं। ठीक है, अगर सेम मीडियम होता तो क्या होता? सेम मीडियम होता तो लाइट बिल्कुल सीधी सीधी चलती। सेम मीडियम में लाइट कैसे चलती है? सीधी चलती है, लाइट कहीं पे नहीं मुड़ती, है ना। तो ये था आपके लिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमने बोला डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। हमने क्या बोला? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगी भैया? नॉर्मल से लाइट, अब इस लाइट को एक्चुअल में तो ऐसे जाना चाहिए था, इस लाइट को एक्चुअल में तो ऐसे जाना चाहिए था। अब लाइट क्या कर गई? इधर की तरफ मुड़ गई, मतलब नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हो गई। जो भी चीज़ आपको मेज़र करनी है नॉर्मल से मेज़र करो। ठीक है, एंगल भी, और नॉर्मल के पास आई है या नॉर्मल के दूर गई है, ऐसे ही हम इसको चेक करते हैं।
अब इस केस में देखोगे, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये नॉर्मल के पास आ गई, ये ऐसे मुड़ गई है ना। तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मीडियम पे, ठीक है। लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो मीडियम कैसे है। अगर कोई मीडियम डेंसर से रेयरर में जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, मतलब डेंसर मतलब ये ग्लास हो, ये क्या हो, एयर हो। डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसा ही उल्टा हो कि अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ चेक करनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम वो मीडियम रेयरर, वो मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, ए कोई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी बी का 1.3 है, तो कौन सा डेंसर है, ये वाला क्या हो गया, डेंसर हो गया। और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, रेयरर है। बेटा रिस्पेक्टिव होता है, हम ना ये नहीं बोल सकते कि एयर रेयरर होती है। एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एयर किसके रिस्पेक्ट में रेयरर है, वाटर के रिस्पेक्ट में रेयरर हो सकती है, ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर हो सकती है। अगर आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो डेंसर होगी। क्लियर, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो डेंसर होगी। तो हमेशा एक रिलेटिव निकाला जाता है, रिस्पेक्ट में किसी की दूसरे से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कोई मीडियम डेंसर है या रेयरर है। क्लियर है। तो डायरेक्शन अगर पता करनी है कि भैया रेयरर मतलब नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, तो कैसे पता करोगे कि किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। नेक्स्ट, अब रिफ्रैक्शन से होता क्या है, अब डायरेक्शन चेंज होने से हुआ क्या। डायरेक्शन चेंज होने से ना आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी सी अलग दिखती है। कभी भी ध्यान रखना, आपके 10th के सिलेबस में अगर कभी भी आपको एपरेंट पोजीशन दिखाई दे, ठीक है, मतलब जो जहां पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपको वहां नहीं दिखाई दे रही, उसकी इमेज थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है, अलग इमेज दिखाई दे रही है, एपरेंट इमेज दिखाई दे रही है, वो हमेशा किसके कारण है, वो रिफ्रैक्शन के कारण है। वो किसके कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण है। जैसे अगर ये पेंसिल आपकी ग्लास में पड़ी हुई है तो रेज तो पेंसिल की टिप तो यहाँ पे है, पेंसिल की टिप यहाँ पे है, यहाँ से रेज गई, यहाँ से जब रे गई तो जाना इसको ऐसे चाहिए था। अगर ये सीधी ऐसे जाती तो आपको पेंसिल यहीं पे दिखाई देती, टिप यहीं पे दिखाई देती, बट मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने के कारण ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये बेंड हो गई। और आप क्या देख पाओगे कि बेंड होने के कारण ये रे तो यहाँ से आई है, ये रे कहाँ से आई, यहाँ से, तो आपको टिप यहाँ पे दिखाई देगी। फिर टिप कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी। तो एक्चुअल में ये है, ये क्या पॉइंट हो गया, एक्चुअल हो गया। ये क्या हो गया, एपरेंट हो गया। ये आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में तो नहीं है यहाँ पे। तो एपरेंट पोजीशन किसी की भी दिखाई दे तो वो किसके कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण। वो किसके कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको टैंक क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम गहरा दिखाई दे। पानी में जब फिशिंग करते हैं ना तो फिश जो हमें ऊपर दिखाई अगर दे रही है, ठीक है, नदी वगैरह में, छोटी मोटी नदी है उसमें अगर फ़िश हैं वो आपको दिखाई दे रही है, तालाब में आपको फ़िश दिखाई दे रही है, तो अगर आप हाथ डालोगे तो वहाँ पे फ़िश नहीं होगी, उससे एक्चुअल में नीचे की तरफ होगी। तो ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं, रिफ्रैक्शन के कारण होती हैं। कि आपको सनराइज़ और सनसेट क्या होता है, थोड़ा हाँ डिले और दिखाई देता है। सनराइज़ पहले हो जाता है 2 मिनट पहले और सनसेट डिले होता है। आपको स्टार्स क्या होते हैं, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देते, ट्विंकलिंग करते हुए स्टार दिखाई दे रहे हैं। स्टार बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, आपकी रे क्या है, आपके पास तो एटमॉस्फेयर है, स्पेस से आ रही है लाइट, स्पेस में वैक्यूम है, ठीक है। आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, वो डेंसर मीडियम हो गया, स्पेस में वैक्यूम है वो रेयरर मीडियम हो गया, तो आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन। एक लाइन में अगर बात करें तो अगर आपको 10th लेवल तक सिंपल याद रखना, अगर आपको एपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है वो रिफ्रैक्शन के कारण है। वो किसके कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण है। तो अब इसके लॉस को हम पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉस क्या कहते हैं, देखो ये डायग्राम है, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। तो पहला रूल तो सेम है कि सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूँ। आपने पढ़ा होगा ये साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, कि रेशो ऑफ, दूसरा जो लॉ आप लिखते हो वो ये लिखते हो कि रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। एक्चुअल में आपका क्या होता है, ये होता है, एक्चुअल चीज़ ये होती है। अगर आप ये भी याद रखोगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। गलत इन द सेंस क्या है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं आपके साइन आई बाय साइन आर वाला लगाऊं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका लेना है। मीडियम दो हैं, एक मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखना है, n1 अपॉन n2 लिखना है, n2 अपॉन n1 लिखना है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो अगर मेरी सलाह मानोगे, आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आप नर्वस भी होगे, ठीक, और सारे के सारे चैप्टर का एक साथ टेस्ट देना होता है पेपर में। तो आप ये याद रखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी मीडियम में जो एंगल बन रहा है, और वो किसके साथ लेना है, हमेशा साइन के साथ। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मीडियम 1 के लिए अगर मुझे लिखना है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, मीडियम 1 में एंगल कौन सा बन रहा है, आई, तो साइन के साथ आई इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और उसमें एंगल कौन सा बन रहा है, आर, तो साइन ऑफ एंगल आर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1। अपने आप आ गई ये रेशो, ठीक है ना, ये रेशो अपने आप आ गई। तो यहाँ से कभी भी आपके गलत होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से कभी भी आपके रेशो गलत होने के तो चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो ऐसे याद रखो, क्लियर। तो ये सब वही चीज़ लिखी हुई है, आपका रिफ्रैक्शन की कंडीशन भी लिखी हुई है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि भैया जैसे वहाँ पे हमने नॉर्मल इंसिडेंस देखा था, रिफ्लेक्शन में हमने नॉर्मल इंसिडेंस देखा था, अगर यहाँ पे भी नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, मीन्स जो रे है आपकी वो सरफेस से क्या आए, 90 डिग्री पे आए, लेकिन हमें कहाँ से एंगल मेजर करना होता है, नॉर्मल से। तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल आई कितना आएगा, 0 आएगा, एंगल आई 0 आएगा। अब एंगल आई 0 है तो आर 0 नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में इक्वल नहीं होते, रिफ्रैक्शन में इक्वल नहीं होते, है ना, हमें नहीं पता, नहीं होते भैया, जर्नल नहीं होते। तो आई अगर 0 है तो हमने निकाला, हमने ये रेशो लगाई, साइन आई की वैल्यू इसमें 0 डाली, तो वहाँ से देखा आर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आर भी 0 आ रहा है, क्या मतलब रे सीधी सीधी निकल गई। यहाँ पे एंगल बनेगा तो वो भी क्या बना, 0 बना, तो मीन्स रे सीधी निकल गई, सीधी निकल गई, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन को कह देते हैं कि भैया जब आपकी रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है ना सरफेस से, तो आपका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, जब आपका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होती है बेटा आपकी स्पीड की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में हमें स्पीड से रिलेटेड होता है, अलग अलग मीडियम की स्पीड के बारे में ये बता देता है, क्योंकि कोई भी मीडियम क्या होता है, सेम नहीं होता। दो अगर डिफरेंट मीडियम्स की बात कर रहे हो तो वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, कोई रेयर हो सकता है, कोई डेंसर हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का आपको निकालना है, किसी भी मीडियम का, फॉर एग्जांपल आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे कि ग्लास में एक्सपेरिमेंटली आप मेजर कर लो स्पीड कितनी है, ठीक है, स्पीडोमीटर से मेजर कर लो, और ऐसे ही वैक्यूम में हमें पता है उन दोनों की रेशो लो, तो आपको क्या आ जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़े बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपने निकालना है, आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो भैया स्पीड तो आप निकाल सकते हो, स्पीड के लिए तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप स्पीड निकाल लो, वैक्यूम में पता ही है, और वाटर में आपने निकाल ली इंस्ट्रूमेंट से, उन दोनों की रेशो ले लो, तो क्या आ गया आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, वाटर का।
तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कभी भी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। वो हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। तो n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n से हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया, c स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रिलेशन आपका बन गया, ये क्या बना आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आपको रिलेटिव निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, रिलेटिव निकालना है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्लास का तुम बताओ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बताओ, वाटर बताओ, तो वो क्या होगा, मेरा रिलेटिव होगा। वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो उसको कैसे निकालोगे, ये ऐसे लिखा जाता है भैया। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम कैसे सोल्व करोगे, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में n2/n1, अगर आपको वेलोसिटीज दी हैं तो v1/v2, अगर आपको वेवलेंथ दी है तो λ1/λ2, ठीक है, λ1/λ2। तो इसी को आप ना स्नेल्स लॉ भी बोलते हो। इन्हीं चीज़ों को, इसके ना बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, अलग अलग टर्म में ना अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इतने से को आप क्या बोल देते हो, स्नेल्स लॉ बोल देते हो, ठीक। तो ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कैसा है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, देख लो सामने कर ही रहा है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और क्या करेगा, सराउंडिंग मीडियम, बेसिकली मीडियम पे तो डिपेंड करेगा ही। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मीडियम, जिस मीडियम का निकाल रहे हो उसका नेचर कैसा है, उसके आसपास वाले मीडियम का नेचर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, और वेवलेंथ क्या है आपने जो लाइट यूज़ की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या है भैया, कांच का एक टुकड़ा है जो एक रेक्टेंगुलर पीस में आपने कट किया हुआ है। ये PQRS क्या है, एक कांच की आपने स्लैब ले ली, उसमें से जब आप रे पास कराते हो तो क्या बिहेवियर रहता है रे का। अब देखो भैया, आपने एयर से कोई लाइट आ रही थी, उसके रास्ते में ये रख दी, अगर नहीं ये रखी होती तो कैसे जाती है, सीधी सीधी। तो ये डॉटेड लाइन से क्या दिखाई हुई है, सीधी सीधी जाती हुई दिखाई है। अब जैसे ही आपने इसके रास्ते में ये रखी, यहाँ पे टकराई, ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एयर से ग्लास में जा रहे हैं, ऑब्वियसली ग्लास कैसा हो गया, डेंसर हो गया। एयर कैसा हो गया, यहाँ पे रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम हो गया तो ये एक्चुअल तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, अगर नहीं मीडियम होता तो ये स्ट्रेट ऐसे जाती, लेकिन ये देखो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के पास थोड़ी सी ये क्या हो गई, रोटेट हो गई, बेंड हो गई। क्लियर। तो अब ऐसे गई। अब ये तो पूरा का पूरा क्या है, ग्लास है। ये तो पूरा का पूरा क्या है, ग्लास है। ग्लास में तो रे कैसे चलेगी, बिल्कुल सीधी चलेगी भैया। कोई अगर मीडियम सेम है तो रे कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, सीधा सीधा ट्रैवल करती है। तो ये पूरी की पूरी ग्लास स्लैब में जब चलेगी तो कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब यहाँ पे, यहाँ तक है ग्लास स्लैब, फिर से क्या है आपकी एयर है। अब ग्लास से एयर में आ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होएगा। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल बना लिया, ये हमने नॉर्मल बनाया। अब अगर इस रे की बात करें, ये हमारे लिए क्या होगी, इंसिडेंस रे होगी। तो यहाँ पे ये रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, ग्लास, ग्लास क्या है, डेंसर है। ग्लास क्या है, डेंसर है। एयर क्या है, रेयरर है। इस बार जो रे आ रही है वो डेंसर से रेयरर में आ रही है। इस बार आपकी रे कैसे आ रही है, डेंसर से रेयरर में आ रही है। तो ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो होगी, नॉर्मल इधर है, ये इधर गई है। एमर्जेंट रे, जो फाइनल रे बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो ये इधर गई, ठीक है, ये किधर गई, इधर चली गई। तो ये एमर्जेंट रे फाइनली आपकी बाहर निकली। और जब ये बाहर निकली तो जो आपकी एक्चुअल इंसिडेंट रे थी, जो ये वाली रे थी, एक्चुअल इंसिडेंट रे थी, इसका पाथ अगर देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो ऐसे करती, डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है। लेकिन एमर्जेंट रे थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ये पैरेलल है, ये इसके क्या है, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है। तो जितना ये शिफ्ट हुई है, ठीक है, जितना थोड़ा सा ये खिसक गई है, उस डिस्टेंस को, उस पैरेलल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट।
तो यही सब चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, याद रखना। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। ये जो एंगल, फाइनल एंगल जो आपका बाहर आ रही है रे, वो जो बना रही है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। क्लियर है? तो ये थ्योरी आपको लिख के आनी है, समझा दिया। 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? तो ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ, समझ आपको आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे अब हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होंगे? जैसे स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा, एक किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होंगे, वैसे ही ये स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं, ये भी किसी ना किसी स्फेयर का ही पार्ट होते हैं। स्फेयर का पार्ट कैसे? एक ये वाला स्फेयर होगा, एक ये वाली साइड क्या बना रही होगी? स्फेयर बना रही होगी। एक ये वाली साइड क्या कर रही होगी? स्फेयर बना रहा होगा। तो जो ये इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे जो मीडियम रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अब इसका एक स्फेयर यहाँ होगा, एक स्फेयर ऐसे था, इन दोनों के बीच में अगर आपने फिल कर दिया, इन दोनों के बीच में आपने क्या करा? कोई मीडियम फिल कर दिया, तो उससे क्या बना? आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर? ठीक है, तो बीच से जो मोटा है, साइडों से पतला है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और जो बीच से पतला है, साइडों से मोटा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को एक 10 सेकंड का टाइम दो, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की बात हो रही है। फोकस सेम है बेटा, फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेज आपकी आके इकट्ठी होती है, बात ही खत्म, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो। अब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग होता है तो ये रेज को इकट्ठा करेगा, जिस पॉइंट पे इकट्ठा करा वो क्या है? फोकस है। वो क्या है? फोकस है। अब आप कहोगे सर 2 फोकस होते हैं लेंस में, बिल्कुल सही बात है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इधर एक ये है। अब ये किसके लिए है बेटा? अगर लाइट आपकी ऐसे आ रही हो, लाइट आपकी इस डायरेक्शन से आ रही हैं, तो ये वाली लाइट कहाँ जाएंगी? ये वाली लाइट किधर इकट्ठी होंगी? ये इधर इकट्ठी होंगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये उसके लिए है, इसको सेकेंडरी फोकस बोल देते हैं। समझ आया? तो फोकस क्या होते हैं? जहाँ पे आपकी लाइट क्या होती है? इकट्ठी होती है। और ये जो सेंटर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये जो होता है, ये क्या होता है? हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो ये रेज को इसने डाइवर्ज कर दिया, ये ऐसे गई, ये ऐसे, इसने रेज को डाइवर्ज कर दिया। एक्चुअल में आपकी रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो इधर है, बट आपने अगर इनको बैकवर्ड मिलाया तो यहाँ पे ये इकट्ठी हुई। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? फोकस। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? फोकस बोलोगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर वाली रेज के लिए ये लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हो गया। अब साइन कन्वेंशन सेम है, साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको पहले वहाँ पे बताए वही यहाँ पे है, तो इसीलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, सेम है लगेंगे। अब यहाँ पे बता देता हूँ, इधर क्या हो, सॉरी, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फोकस इधर है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड वाली चीज़ें नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाली चीज़ें क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल सेम है, बिल्कुल सेम है भैया। अगर आपको मिरर आपने अच्छे से कर लिया तो लेंस आपको करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट क्या करेगी? एक साइड से दूसरी साइड में जाएगी। यहाँ पे आपने कोई भी मटेरियल फिल कर रखा है, ग्लास फिल कर रखा है, ठीक है, कुछ भी आप फिल कर सकते हो, तो अलग अलग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑयल फिल कर सकते हो, ग्लास फिल कर सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे जनरली ग्लास की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने चश्मे में देखे होंगे, वो ग्लास होते हैं, वो क्या है? आपका लेंस है। मिरर में क्या था? सिर्फ मिरर में क्या था? फोकस इधर ही बनता था। अब यहाँ पे इस साइड बन रहा है तो इस साइड से पास करा दो। सेम काम कॉन्वेक्स में हो रहा है, ठीक है, कॉनकेव में हो रहा है, सॉरी। दूसरा रे, दूसरा भी बिल्कुल सेम है भैया। पैरेलल आती थी तो फोकस से जाती थी, अब यहाँ से फोकस से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ से भी देखो फोकस से पास करा रहे हैं तो फोकस से पास कराने के बाद ये क्या होगी? रे पैरेलल होगी। रूल्स बिल्कुल सेम है। थर्ड, अगर वहाँ पे क्या होता था? सेंटर से पास कर रही है तो एज इट इज़ चली जाएगी, सीधी सीधी रिट्रेस कर लेगी पाथ।
अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो कर नहीं रही, ये तो आगे जाएगी। सेंटर की जगह यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी चली गई, यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी चली जाएगी। बस ये रूल्स हैं आपके। नेक्स्ट देखो, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, सेम बिल्कुल सेम। पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। तो ये आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, तो फोकस पे आपकी इमेज बनी, अपने आप रेज मिल रही है, रियल है, और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखें, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या होती है, 2f होती है, तो 2f के अगर आप पीछे रख रहे हो तो वही एक रे पैरेलल डाली, पैरेलल गई तो फोकस से पास करी, दूसरी रे आपने कहाँ से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, तो वो सीधी गई, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल बनी, अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसी बन गई बेटा, रियल बन गई। रियल है तो इन्वर्टेड है, और देखने में भी क्या बन रही है, छोटी बन रही है, देखने में भी क्या है आपकी, छोटी है। नेक्स्ट, अगर आप 2f पे ही रख देते हो, कहाँ रख देते हो, 2f पे ही रख देते हो, तो वही अगेन पैरेलल डाली, फोकस से पास करी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, तो यहाँ पे भी क्या बनती है, 2f पे ही बनती है। जैसे वहाँ पे सेंटर पे रखते थे तो सेंटर पे बना, यहाँ पे सेंटर की जगह क्या आ गया, 2f आ गया, तो 2f पे रखी तो 2f पे ही बनी, अपने आप मिल रही है रियल, और सेम साइज़ की आपकी ये बन गई। नेक्स्ट केस आता है, फोकस और 2f के बीच में रखो, f और 2f के बीच में रखोगे तो भैया आपकी 2f से पीछे बन जाएगी। ठीक है, आप जस्ट क्या करो, अपना स्केल यूज़ करो, स्केल बनाओगे अपने आप आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं टीचर्स याद कराते हैं, कुछ नहीं, अगर आपने स्केल सही यूज़ करना आपको आता है, अगर आपने ये लेंस सही बनाया हुआ है, इसका अपर्चर वगैरह के हिसाब से रेडियस वगैरह सही ली हुई है, फोकल लेंथ सही ली हुई है, ठीक है, आपको पता है 2f कहाँ बनाना है, अगर ये मैंने 5 पे बनाया है तो 2f मेरे को 10 पे रखना है, ऐसे आप करोगे और सीधी लाइंस लगा रहे हो तो बेटा आपके ना एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, कोई गलत होने से रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ स्केल यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट केस क्या है कि फोकस पे रखो, अब वहाँ पे फोकस पे रखते थे तो इन्फिनिटी पे बनती थी, तो यहाँ पे भी भैया यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी है, यहाँ पे भी फोकस पे रखोगे और इमेज कहाँ गई, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वाले को रियल लेते हैं, इन्वर्टेड लेते हैं, और क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की होगी। क्लियर। अब वहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो वर्चुअल बन जाती थी, सेम काम यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो आपकी क्या बनेगी, हम इसको बैकवर्ड साइड क्या कराते हैं, एक्सटेंड कराते हैं, और पीछे की तरफ आपकी इमेज बनी, पीछे की तरफ आपकी इमेज बनी, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, वर्चुअल सीधी है, क्योंकि हमने अपने आप इन रेज को मिलाया है। एक्चुअल में रेज तो आगे चली गई, वो रेज हमें कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही है ना, तो इसलिए हमने पीछे मिला के इनको देखा, तो खुद से मिलाई हैं तो ये रेज कैसी हैं, वर्चुअल, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर। यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ भैया आप अगला चैप्टर है ना ह्यूमन आई वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा कि डिफेक्ट्स को ठीक करने में करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जब होता है उसको ठीक करने में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपकी आंखों में आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, आंखों में हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, इन सब में क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो फोकस, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, उसके अलावा आप ऑब्जेक्ट कहीं पे मर्जी रखो। ठीक है, दूसरा केस, दो ही केस हैं इसमें, कहीं पे मर्जी रखो लेंस के सामने, हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और हमेशा ही छोटी होगी। ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर देना है, जो आपने मिरर में पढ़ा है ना, जो कॉनकेव मिरर का पढ़ा है वो कॉन्वेक्स लेंस में कर देना, जो कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ा है वो कॉनकेव लेंस में कर देना, उल्टा कर देना है, स्विच कर देनी है चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें आपको स्विच करनी है बस। यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ कहाँ पे करते हैं भैया, घरों में जो स्पाई होल्स वाले कैमरे होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप, स्पेशल टेलीस्कोप होता है गैलीलियन टेलीस्कोप, वहाँ पे यूज़ करते हैं, मायोपिया को ठीक करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कॉनकेव लेंस का आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी क्या देता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन देता था। सेम यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी, वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे नेगेटिव, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। फोकल लेंथ याद रखना, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ठीक है,
ऐसा भी क्यों है, डायग्राम में आप देख सकते हो। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इसका फोकस कहाँ पे बनता है, अगर पैरेलल आ रही है तो ये राइट साइड में बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड वाली चीज़ें पॉजिटिव, तो इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। और मैग्नीफिकेशन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, वहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइन था। वहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइन था, ये भी वही बताएगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ पता चलेगी आपको जो वहाँ पे बताई है। साइन क्या बताएगा, रियल है या इन्वर्टेड है। वैल्यू क्या बताएगी, इमेज सेम साइज़ की है, छोटी है या बड़ी है। अगर वैल्यू 1 है, 1 आ गई सेम साइज़ की बनेगी, 1 से बड़ी आ गई बड़ी बनेगी, 1 से छोटी आ गई तो छोटी बन जाएगी इमेज। ठीक, तो अगर आप, इसीलिए कहते हैं इस चैप्टर में अगर आप मिरर पे ज़्यादा ध्यान दो ना तो लेंस अपने आप हो जाता है। सिर्फ रे डायग्राम अलग है, बाकी न्यूमेरिकल सब सेम होते हैं। ठीक है, वैल्यू बस फॉर्मूला में नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जहाँ साइन स्विच कर दो, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव कर दो, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव कर दो, ये चीज़ है। नेक्स्ट आती है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है, शक्ति। पावर क्या होती है, किसी चीज़ की शक्ति। अब यहाँ लेंस की पावर का क्या मतलब है, लेंस क्या कर रहा है बेटा, देखो दो तरह के लेंस हैं, या तो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो जो जितना जल्दी क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे, ठीक है, जो जितना जल्दी कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे वही लेंस की पावर है। उतना स्ट्रॉन्ग क्या है आपका लेंस है, उतना बढ़िया आपका क्या है, लेंस है। ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बात करें, एक लेंस ये, एक लेंस ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से कोई रे आ रही है, इसने यहीं पे क्या कर दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया। यहाँ पे, यहाँ से भी कोई रे आ रही है, इसने यहाँ पे जाके उसको क्या करा, कन्वर्ज करा। इसको इकट्ठा करने में, पास लेके आने में क्या करा, टाइम लगा ना। मतलब अगर कोई रे आएगी, ये तो बहुत जल्दी क्या कर रहा है, बहुत पास में ही क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। बहुत जल्दी क्या करा इसने, कन्वर्ज कर दिया, तो इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी क्या है, पावर ज़्यादा है, इसकी क्या है, पावर कम है। ये मतलब है जो जितना जल्दी इकट्ठा कर दे, ठीक, जो जितना जल्दी इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे, वो क्या होता है, आपका पावर होती है। और यहाँ पे आप रिलेशन देखना, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, छोटी है। यहाँ पे फोकल लेंथ भैया जहाँ पे इकट्ठा करते हैं वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है ना। यहाँ की फोकल लेंथ क्या है, बड़ी है। तो मतलब पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लोगे। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, डायोप्टर। अब ये डायोप्टर कब होती है, जब हमारी फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। अगर आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रख रहे हो तो आपका क्या आएगा, फॉर्मूला 100 हो जाएगा। 100 बेसिकली मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पावर के बारे में। पावर समझ आई क्या होता है, पावर कोई लेंस अगर रेस को जितना जल्दी कन्वर्ट कर दे या डाइवर्ट कर दे वही क्या है, उसकी पावर है। और यहाँ से आप फॉर्मूला भी, ठीक है, बना सकते हो। देख लो आपने अपने आप फॉर्मूला भी बना लिया। तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और वीडियो को जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।